Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with Advanced Project Management PRM 700 within your MSPM course. We are reaching towards the end of the whole course. This would be the 28th lecture. और हम एक बड़े important knowledge area के बारे में बात करते हैं और कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल भी कंसिडर किया जाता है. PMI की किताब में मैं पढ़ रही थी that was trying to help the students with preparing for the PMP certification exam. और उसमें जो 4 knowledge areas को सबसे hardest consider किया जा रहा था वो project procurement management था, फिर उन्होंने project quality management कहा, फिर risk और उसके नीचे उन्होंने HR management को डाला. तो ये जो 4 हैं और उसके बाद बाकी सारे knowledge areas थे. Procurement क्यों कंसिडर किया जाता है सबसे हार्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स? एंड द रीज़न इज़ बिकॉज हमारा अपना एक्सपीरियंस इस फील्ड में थोड़ा कम है. तो वो जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी वी नीड एफर्ट एंड वी नीड वर्क टू गेट दोज डेफिनेशंस इन आवर हेड. और लास्ट टाइम जैसे मैंने कैलकुलेशंस की थी, होपफुली इंशाल्लाह यू शुड हैव डन सम ऑफ दोज एज प्रैक्टिस, ताकि अब you feel a little bit more comfortable with the terminologies. और अब जब हम जाएंगे we are focusing more on the theoretical definitions, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एरिया हम बिल्कुल मिस कर जाएं. मगर for the purpose of this class you can limit yourself to the slides. मगर for examples I would like you to go back and look at the reference material. ये हम पहले भी देख चुके हैं. कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शुरू से आखिर तक चल रही है एंड दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दिस नॉलेज एरिया. कि ये नहीं होता कि हम शुरू में करके उसके बारे में भूल जाएं. कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, लिखा जाता है, उसको हम मैनेज और मेंटेन करते हैं और आखिर में हम कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट करते हैं. चारों पाँचों जो फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में contract administration and maintenance and management is extremely important, and it saves not just the seller but the buyer from a lot of heartaches and headaches and legal suits and discontents towards the end. Statement of work बहुत common terminology है, especially in the IT field. What is it? It's a binding legal statement or what the seller is to accomplish when it is finally included in the agreement. एक और जो description है वो it is a narrative description of products or services to be supplied under a contract. Narrative description of product, that means subjective kind of description. टिपिकली हम स्टेटमेंट ऑफ वर्क तब यूज़ करते हैं जब प्रोडक्ट डिज़ाइन हो चुका हो और कोई उसमें चेंज ला रहे हो या एडिशन दे रहे हैं. दैट मीन्स द फाउंडेशन और द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस इज़ वेरी क्लियरली अंडरस्टूड और उसी में कोई हम एक्सटेंशन ला रहे हैं या कोई हम ऐड ऑन कर रहे हैं, इन्हांसमेंट कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शनैलिटी, उसके लिए भी हम स्टेटमेंट ऑफ वर्क कर सकते हैं जहाँ के प्रोडक्ट इज क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड. मगर इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ लीगल स्टेटमेंट. बेस्ड ऑन द वर्ड्स दैट वी पुट इन, वी आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड दोज सर्विसेज. It includes but is never limited to introduction, assumptions, responsibilities, always has a schedule, acceptance criteria, charges, cost, terms and condition and miscellaneous. अब statement of work को हम कह रहे हैं कि जब हमको फाउंडेशन पता है, प्रोडक्ट पता है, सर्विस का पता है, उसमें हम कोई छोटी मोटी एडिशन, डिलीशन, एनहांसमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम जब स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाते हैं तो इट्स स्टिल नॉट जस्ट अ 2-liner. इट्स स्टिल दैट डॉक्यूमेंट स्टिल हैज़ ऑल ऑफ दीज एज हेडर्स जिसके अंदर हम
नरेटिव डिस्क्रिप्शंस डाल रहे हैं जिसके अंदर हम वर्ड्स डाल रहे हैं टू एंश्योर कि हम लीगली सेफ हैं, और लीगली सेफ हैं हम एज अ बायर और एज अ सेलर। जब हम स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाते हैं या स्कोप स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट और फॉर अस, we should never use these words. An example would be all. We will make all customers happy, or we will ensure meeting all the demands of the customer. The word all is very, very dangerous. हम ये भी नहीं वर्ड यूज कर सकते हैं never. नेवर का वर्ड मैंने पहले भी कहा था किसी एक और लेक्चर में भी कि नेवर का वर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर की डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। नेवर से नेवर टू अ कस्टमर। वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड रीजंस व्हाई वी कैन नॉट डू अ सर्टेन थिंग, और इफ द प्राइस एंड द कंडीशंस आर राइट वी विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर, और वी विल बी एबल टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर नीड। नेवर should also not be used, या we should at least be cautious of that word. Unlimited. Unlimited बहुत dangerous word है along with the word all. Unlimited supply of data. फिर unconditionally. लोग हंसेंगे या सोच रहे होंगे कि ये कौन लिखेगा इस तरह के वर्ड्स अपने स्टेटमेंट्स में या लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स में। बिलीव मी, आई हैव सीन दीज एज लेसन्स लर्नड, एज केस स्टडीज ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट्स और ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स, एंड द रीजन इज मोस्टली इल डिफाइंड स्कोप, इल डिफाइंड यूज ऑफ एडजेक्टिव्स in defining scope or legal documents. Buyer felt so comfortable with this particular seller कि without taking into account, without doing a scrutiny of the words, they signed up for it saying हाँ आप आ जाओ, आप मेरे भाइयों की तरह हो, आप आओ ये काम शुरू करो। और थोड़े ही दिन के बाद वो भाई बहन के रिश्ते चेंज हो जाते हैं और now you are in court battling legal suits against each other. फिर और एक लंबी लिस्ट है, मगर इस पे अगर कई इन वर्ड्स पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड हम यूज करते हैं और किए जा चुके हैं। अश्योर और इंश्योर, वी वांट टू ensure you and assure you that all quality activities will be met with. All, we can only assure people of what is stated, the criteria that are very well defined. So you can only assure that you will put in your efforts. अगर हम assure या ensure का word use करते हैं तो वो यही with the statement के we will assure meeting very specific demands or the specific stated objectives within the boundaries of the project. And what is acceptable response time? IT world में there is no acceptable response time. What is acceptable today may not be acceptable next week. अगर आज हम 5-minute response time for a report से खुश हैं तो कल ये 5-minute response time बहुत लंबा टाइम लगेगा। 10 साल या 5 साल पहले इंटरनेट का जो रिस्पॉन्स टाइम होता था हम उससे खुश थे, और आज जो रिस्पॉन्स टाइम है हमको मिनट्स और सेकंड्स का रिस्पॉन्स चाहिए। मिनट तो बहुत लंबा अरसा है, जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो हम समझते हैं कि वो स्क्रीन अब आ जानी चाहिए। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ब्लिंक करें और वो फाइल डाउनलोड हो चुकी हो। सो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ वर्क में आप एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम नहीं रख सकते। रिस्पॉन्स टाइम मेकिंग श्योर
the report will be downloaded in 15 minutes or 10 minutes or 5 minutes. You have to be very specific. Mutually satisfactory results. What may be acceptable to you will not be acceptable to the customer at the signing off ceremony. So there is no mutual satisfaction. We will make all efforts, or we will try to achieve. These are better words. Without using the word all, you can say we will try to achieve the specific stated objectives of report downloading in 5 minutes. To your full satisfaction, without any problem. Have you had any issue? Have you had any product or a service which will not have any issues or any problems? And fully guaranteed ये किस तरह का वर्ड है? मगर हम बहुत केयरलेसली और बहुत शौक से इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. फिर मैं वही बात बोलूँगी, avoid adjectives, add verbs that are doing words, then add very specific tangible kind of data, numbers. Elements of contract: mutual agreement. Mutual agreement means offer and an acceptance. Offer by the seller, acceptance by the buyer. Your considerations are payment. Then the contract capability. Contract is binding only if the contractor has the capability to perform the work. The next word would be the legal purpose. Contract must be for a legal purpose. And always remember, it could be and may be and would be used for legal purposes. जब आप कोई terms and terminology या specifications को लिखते हैं तो याद रखें कि अगर seller या buyer उस काम से खुश नहीं है या satisfied नहीं है तो this can be used in court proceedings, in legal situations. Form. Contract must reflect contractor's legal obligation or lack of obligation to deliver end products. जब हम फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम नाम और ये लगते हैं तो it can always be used against you, but it was designed to work for you. दोनों circumstances को हमको carefully सोच और समझ के करना होता है और इसीलिए लीगल डिपार्टमेंट ये जो जिस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको एस्टैब्लिश करने में लीगल डिपार्टमेंट का बहुत हाथ होता है. सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजीज. द टारगेट और एस्टिमेटेड कॉस्ट. These are the level of cost that contractor will most likely obtain under normal performance conditions. The target or expected profit. The profit value that is negotiated for. Profit ceiling and profit floor. इसमें दो चीजें होती हैं. Profit ceiling, the maximum limit. इससे ज़्यादा हम नहीं आपको पे करेंगे. पिछले हफ्ते के एग्जाम्पल में भी हमने ये वर्ड यूज़ किया था प्रॉफिट सीलिंग. एक फिक्स प्राइस है, उससे ज़्यादा हम आपको पे नहीं करेंगे. उसी तरह से मैक्सिमम के साथ साथ एक मिनिमम लेवल भी होता है. मिनिमम वैल्यू और प्रॉफिट फ्लोर जिसको हम कहते हैं, इससे कम हम आपको नहीं करेंगे. इसको आप फी कह लें या जो भी कहते हैं, मगर दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट दैट विल गिव यू, बट योर प्रॉफिट कैन ऑल्सो नॉट एक्सीड अ सर्टेन लेवल. प्रॉफिट सीलिंग एंड प्रॉफिट फ्लोर. जिस तरह से प्रॉफिट सीलिंग एंड प्रॉफिट फ्लोर है, उसी तरह से प्राइस सीलिंग और सीलिंग प्राइस भी वही टर्मिनोलॉजी है, विच इज
measured as a given percentage of the target cost. इससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं एक्सीड कर सकती है, and that is considered the price ceiling. Under the contract terminology, we will continue to look at different terms. Next one will be the maximum and the minimum fees. These are the percentages of target cost and establish outside limits of any contractor's profit. हर कॉन्ट्रैक्ट में एक और टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है जिसको हम शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं. सेविंग्स आर शेयर्ड अमंग द कस्टमर एंड द कॉन्ट्रैक्टर. ये जो रेशो हो सकता है, ये परसेंटेज हो सकती है, ये किसी तरह की इंसेंटिव फी हो सकती है. यूजुअली हम रेशो यूज कर लेते हैं या परसेंटेज यूज कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कोई और चीज़ें भी यूज की जा सकती हैं, बट यूजुअली परसेंटेज या रेशो ही होते हैं. फिर एक और वर्ड जो आप लोग बहुत सुनेंगे वुड बी द पॉइंट ऑफ टोटल अजम्पशन, especially when if you are pursuing PMP certification and you go into PMBOK, वहाँ आपको नजर आएगा point of total assumption. This is the point of cost or price where your contractor assumes all liability for additional cost. आप काम कर रहे हैं, उसके बाद at that particular point your contractor will assume all liability for additional costs. इतने ज़्यादा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मगर अगर हम थोड़ों पे भी फोकस करें तो पिंक टीम रिव्यू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो किताबों में आपको बहुत मिलेगा, और इवन इन प्रोक्योरमेंट डिस्कशंस अगर कोई गेस्ट स्पीकर्स को आप सुनने जाएं या अपनी लीगल टीम से बात करें तो पिंक टीम रिव्यू की भी बात होती है. A seller responds to an RFP, request for proposal, by developing a proposal. For sanity purposes, the proposal is passed through the pink team. Once the outline is completed, the pink team looks at the outline through the perspective of the buyer. So ये pink team है जो अज्यूम करती है कि अगर मैं बायर होता तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का लगता, ये आउटलाइन क्या है, विल आई बी इन अ पोजिशन टू बाय दिस और एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो जो पिंक टीम रिव्यू होती है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक सिम्युलेटेड या अज्यूम्ड टीम का नाम है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बायर के पर्सपेक्टिव से देखती है और ऑब्जर्व करती है और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है विद चेंजेस. द पर्पस ऑफ द पिंक टीम इज टू कैच प्रॉब्लम्स विद द प्रपोजल इन द अर्ली स्टेजेस. अभी तक ये आपके कस्टमर के हाथ में नहीं गया है कॉन्ट्रैक्ट, मगर विद इन योर ओन टीम यू हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप हु विल बी द डेविल्स एडवोकेट, हु विल लुक एट the contract with the eye that जब हम इसको फाइनल स्टेजेस में पास करके कस्टमर के हाथों में डालते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. इस तरह से रेड टीम रिव्यूज. वंस द प्रपोजल इज इन द ड्राफ्ट फॉर्म, यानी कि अभी इनिशियल फेजेस में ही है, इट पासेस थ्रू अ रेड टीम which again looks at the proposal through the buyer's perspective. मैंने यूज किया वर्ड इनिशियल फेजेस में, मगर ये कि इनिशियल फेज में पिंक रिव्यू होता है, मगर जब आप ड्राफ्ट फॉर्म में आ गया है दैट मीन्स एटलीस्ट फ्रॉम द सेलर्स perspective I have covered all my bases. I think I have put in the right terms and condition. फिर obviously पिंक के बाद कौन सा लेवल आता है, पिंक के बाद जो कलर हम कंसिडर करते हैं वो रेड करते हैं. तो रेड टीम रिव्यू
gives it another hard look. And they're also the group that I'm calling the devil's advocate. That means वो हर चीज़ को देख के आपको क्वेश्चन करेंगे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के हाथ में होगा तो वो किस तरह से इसको परसीव करेगा. Under the contract origination, two ways in which a contract can originate. It could be either unilaterally or bilaterally. Unilaterally का जो word है uni is obviously it's one-sided. Common form for a contract is a relatively simple type of a document called a purchase order. Purchase order बहुत simple form of document होता है जहाँ कोई हम routine standard cost item जिसकी हमको ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑफिस में अगर हम स्टेशनरी लेते हैं और हर महीने 2 महीने पे एक फॉर्म्स आए उस पर हम फिल कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमको 100 पेन्स चाहिए, इतने स्टेपलर्स चाहिए, ये पेपर चाहिए, इस तरह के एनवेलप्स चाहिए. वी यूजुअली यूज़ द टर्म परचेस ऑर्डर. So a purchase order is used when routine standard cost items are needed. A purchase order is legally binding and should be very specific. जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर कंसिडर्ड लूसी गूसी. जो भी वर्ड है हमने पहले बोला है कि इट हैज़ टू बी लीगल बाइंडिंग. हो सकता है कि आपका कंफर्ट लेवल इतना बढ़ गया है कि आप उसको समझ रहे हैं कि इट्स अ नॉन इवेंट, मगर when things go sour, that piece of document can be taken against you. और अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते या साइन करते हैं तो you will always think of your safety and your organization safety. A purchase order is legally binding and should be very specific. Even though कि बहुत छोटी चीज़ के लिए आप करते हैं, relatively simple purchase है, स्टैंडर्ड परचेस है, मगर परचेस ऑर्डर अगर बनाया है तो वो भी बहुत स्पेसिफिक और लीगली करेक्ट होना चाहिए. दूसरा जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वर्ड बायलैटरल. बायलैटरली इसमें प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू सोलिसिट प्रपोजल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव सेलर्स. अच्छा, अब बायलैटरल का वर्ड बाय मीन्स टू साइडेड. दैट मीन्स आप एज अ बायर बताते हैं कि हमको ये इन चीज़ों की ज़रूरत है. आप एक गाइडलाइन बनाते हैं और आप उसको प्रेजेंट करते हैं फॉर द अदर पार्टी टू रिस्पॉन्ड. सो द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू सोलिसिट proposals from prospective sellers. The procurement document then becomes the basis for the seller's proposal. आपने उसको requirement दी, उस पे seller ने response दिया और आपका जो guidelines थी that becomes the basis, just the foundation for the seller's proposal. Obviously उस पे और बहुत ज़्यादा मीट आ जाएगा, उसमें और बहुत कंटेंट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, it will be very specific, मगर वर्ड्स भी यूज़ होंगे. The following are the examples of bilateral procurement documents. अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ड्स that should be very common. अगर आप कोई भी संडे न्यूज़पेपर खोलें या कोई भी न्यूज़पेपर खोलते हैं, कोई जिसको हम टेंडर्स कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, 3 जो वर्ड हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर RFQ, which is the request for quotation. Other one is request for proposal, RFP. The third one that we will be discussing will be IFB, which is invitation for a bid. So the 3 words that we will be focusing on, or the 3 kind of bilateral documents that we will be focusing on, will be RFQ, request for quotation, request for proposal, the RFP,
and then the invitation for bid, the IFB. Focusing our attention on the RFP, request for proposal. It's a type of bid document used to solicit proposals from prospective sellers of products or services. In some application areas, it may have a very specific meaning or may have a more specific meaning. फिर वही वाली बात आती है कि हमने एज बायर स्पेसिफिक डिमांड्स की हैं जिसको सेलर्स या प्रोस्पेक्टिव सेलर्स देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और on the basis of these demands we will respond to it. Items or services are usually high dollar and non-standard. That means these are pricey product or services and they are non-standard. वही वाली बात है कि टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट इस वक्त आइडियल होता है टेम्पररी, यूनिक टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. सम एग्जाम्पल वुड बी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. कोई नई रोड बनाना चाह रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई नया हॉस्पिटल हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो. Made to order, highly complex piece of machinery, कोई customized based on the unique demands of the customer. इस तरह का कोई हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ मार्केट में पहले नहीं है हम उस तरह की कोई चीज़ नहीं ला रहे हैं. सोलर जनरेशन का आजकल बहुत सुनाई दे रहा है. सो हो सकता है कि हम इस तरह की कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं जिसके लिए हमको पूरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करना पड़ेगा. वी हैव टू गो थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वी हैव टू फाइट द एग्जिस्टिंग यूटिलिटी कंपनीज. इस तरह के सिचुएशन में वी विल डू समथिंग कॉल्ड RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. वी लुक फॉर वेरी स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ द कस्टमर एंड वी विल ट्राई टू मीट और एक्सीड those demands by again providing concise data and tangible statements. Blueprints, drawings, specifications and other appropriate data should also be included with the proposal. Again हम लोग बहुत specific होने की कोशिश करें and these are based on the price of these projects. We also can expend the effort because हमको ये नज़र आ रहा है कि at the end of the tunnel there is supposedly a bigger profit margin for me. So इस situation में request for proposal करते हैं जब complex होता है project, money at stake ज़्यादा होती है, customer की demand भी specific होती है और हम उसकी हर demand को most of the time meet के साथ साथ exceed भी करना चाहते हैं. And to meet and exceed and to win that proposal, I am going to add not just the basic data, but I'm going to add in prototypes, I'm going to add in my own experience of doing similar projects. I'm going to add references in there, I can add prototypes, I can add models, whatever will help me win this proposal. RFP versus IFB, invitation for bid. Request for proposal और IFB में क्या difference है? PMBOK equates IFB with the request for proposal and recognizes that it may have a more specific meaning in certain application areas. It is appropriate for high dollar meaning money, there's more money at stake, and for standard items, non-standard items. तो जब आप PMBOK की स्ट्रैटेजी या PMBOK की टर्मिनोलॉजी में जा रहे हैं तो हो सकता है IFB एंड RFP will be consistent, except कि कई ऑर्गेनाइजेशन में that could be very specific. Request for quotation. PMBOK does not distinguish between RFQ and RFP.
रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बट थोड़ा सा हम इवन दो हम पिम्बॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिकॉज to meet the specific needs of our audience and of our students, हो सकता है कि ये इन चीज़ों को यूज़ करें for the basis of preparing for the PMP certification. So that is why it's very important कि हम अभी identify कर दें different terminologies and their application. PMBOK does recognize that some application areas have a very specific meaning for RFQ. Items are of relatively low dollar value, low money value, such as supplies and material, which are for request for quotation. The survey of potential suppliers is complete. The quotation request informing suppliers of the goods or service needed is sent to a scaled down number of possible suppliers. हो सकता है कि हमने in the past as an organization 6 या 7 लोगों या कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील किया है, हमने एक RFQ बनाया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, बिकॉज it's not such a routine non-standard kind of an item like a stationery, मगर फिर भी we've only worked with several customers, several contractors, I'm sorry, so we want to actually go out and only send the request for quotation to these particular contractors. Invitation for bid, वही वाली बात है जो हमने अभी रिपीट की थी कि PMBOK equates this with request for proposal and recognizes that it may have a more specific meaning in certain application areas. अभी जब हम request for quotation और request for proposal को थोड़ा सा summarize करें तो request for proposal is for high money value, needs more extensive work. We are trying to meet or exceed customers' expectation and providing most documentation that will help us win the proposal. So RFP is for bigger projects, more complex projects. RFQ जो हो गया वो थोड़ा सा limited number of suppliers को जाता है और money at stake is also considered to be lower than what we saw in the request for proposal. Or with a disclaimer that situation could vary between different organizations and to meet different demands and needs of the customer. Magar generalizing, that would be a straightforward difference between RFP and an RFQ. अब IFB जो है PMBOK में कोई डिफरेंस नहीं है RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और इनविटेशन फॉर बिड में, मगर अब हम इसको क्या करते हैं, IFB को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इट्स अप्रोप्रिएट फॉर हाई डॉलर स्टैंडर्ड आइटम. A prerequisite to this process is clear and accurate description of the supplies, equipment and services required. It's a bigger piece of equipment या bigger service, मगर हम बहुत specific हैं as a customer to exactly what we need. There's no need to try to dig in and do a lot of work to trying to exceed our expectations. If you meet these specific requirements, you're in good shape as far as you being a seller to the service or product. IFB already includes, because we are so specific about our requirement, it would include specifications, drawings, industry standards, performance requirements, etc., etc. IFB, invitation for bid, must ensure fair competition among all bidders. That means we are very specific about what we need, and then when it goes out, everyone can bid for it, and we as a buyer will ensure that it is fair competition. Provisions should be stated in such a manner to avoid misinterpretation. We are again drilling into being specific, being very straightforward, being fair in our needs and demands. Formal bids are submitted
to the contracting department in sealed envelopes. Sealed envelopes ताकि it's a step towards being really fair. All bids are opened at a specific time. अब IFP में invitation for bid में हमने कहा कि customer is very specific about the demands. What needs to be met? The customer is very clear about trying to be fair and equitable. So सारे bidders आते हैं. They actually bid on the contract, and then all bidders put in their contracts or response in sealed envelopes which are provided to the customer. All bids are opened at a specific time. In most cases, the contract award goes to the lowest responsible bidder. एक word हमने use किया है इधर, हमने सिर्फ lowest bidder को नहीं किया है, हमने lowest responsible bidder को accept करना है. If not awarded to the lowest bidder, we as customers or buyers must document reasons very carefully. कई दफ़ा हम subjective भी हो सकते हैं. हो सकता है कि there was a lowest bidder, but they have not done a similar project. For few thousand, or depending on the size of the project, for a little bit more money, the other bidder was established name, and we have done several projects with them before this particular statement or before this particular bid. Whatever the reason is, it needs to be stated very carefully. This type of contract, however, is surely open to fraud, collusion and other dishonest conduct. जब invitation for bid आती है तो हो सकता है to meet the needs, it is open the subjective description of why we are going with a particular seller compared to this other seller. जो भी reasons हो सकता, subjective reasons can also be open to debate. ये जो type of contract है, we have to be very careful as a project manager or the contracting personnel to ensure that all these practices and the reasons are given within the ethical business procedures. Magar do understand that invitation for bid is also open to a lot of non-ethical or unethical practices. The procurement cycle. Moving on to more theoretical definition, more statements, more acronyms. The first one will be the requirement cycle. जो procurement का cycle होता है पूरा, it always starts off with a requirement cycle, which defines the boundaries of the project or the contract. उसके बाद क्या होता है? Requisition cycle. Within the requisition cycle, you analyze your sources. Requirement के बाद requisition पे आ गए. Requisition के बाद जो ultimately जो तीसरा होगा, that will be the solicitation cycle, where the bidding process is taking place, where you open it up to several parties, and now you are actually looking forward to their inputs into the process. Once they have responded to the process, the fourth step would obviously be the award cycle. सब ने रिस्पॉन्ड किया, उनमें से एक या दो को आप सिलेक्ट करते हैं, डिटर्मिन करते हैं और अल्टीमेटली एक को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है. So it started off with requirements, requisition, soliciting, and now we are actually trying to hand over the contract or give the contract to a responsible party. जब एक responsible party को contract award कर दिया गया, उसके बाद obviously जो next step है वो contract administration cycle में आ जाता है. Managing the contractor until completion of the contract.
monitoring, implementation, building in the right quality checkpoints, getting performance reports at appropriate milestones are all part of your contract administration cycle. जितनी हमने बात की है, अज्यूम कर रहे हैं हम कि अवार्ड देना ही बहुत मुश्किल काम है, मगर अवार्ड देना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना है. So the contract administration cycle is equally important and equally tedious to actually the award cycle, जहाँ हम requirement भेजते हैं, लेते हैं और negotiate करते हैं, and all the other wonderful steps of project procurement and contract management. PMBOK की हमने पहले भी बात की थी, मगर let's see what PMBOK has to say about the project procurement management, which is another knowledge area, significant knowledge area of project life cycle. Project procurement management includes the processes for acquiring or purchasing the materials, the products, goods and services which are needed to perform the project work. Project procurement management includes the contract management. बहुत दफ़ा मुझे लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को सिमिलर टर्म्स में यूज़ कर रहे होते हैं, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन एजुकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल दैट contract management is a subset of the project procurement management cycle or process. So project procurement management includes the project contract management and change control processes that are required to administer contracts or purchase orders that are issued by the project team. There are several processes covered under the project procurement management, and they are purchases and acquisition planning. हर चीज़ के साथ planning ज़रूर होती है. उसके बाद contract planning, requesting seller responses जिसको हमने solicitation कहा, फिर seller selection, award, contract administration during the monitoring and control, managing, making sure that we are meeting that the contractor is meeting or exceeding the buyer's expectations, and hence so on so forth. और फिर एक final जो process होता है या final step जो होता है इस पूरे system में, वो contract closure का होता है. ये जो picture है, at the end of the semester you should have memorized most of these processes. At this point in time, based on the 4th edition, I have 42 processes in the 9 knowledge areas. अगर हम सिर्फ project procurement management पे इस वक्त focus करें, because we are working on that particular knowledge area, then you look closely and you will notice that under the initiation phase, I don't have any process for project procurement. And the reason is that in the initiation phase, you are actually looking towards the customer to give you the information. और इस वक्त आपके पास minimum resources हैं. Then you come under the planning phase. Hopefully by now your project organization has procured your services as a project manager. थोड़ा बहुत काम तो इनिशिएशन फेज में हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो चुका हो. ये नहीं है कि कोई काम नहीं शुरू हुआ. हो सकता है कि इनिशिएशन फेज में ही हमको पता चल गया है कि हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना है, क्या करना है, और उसके जब हम प्लानिंग फेज में आते हैं तो more or the bulk of the work starts happening, and this is according to PMBOK. पहला जो process है under the knowledge area of project procurement management is planning of your procurements. उसके बाद
You go on and you look at conducting procurements. That's under the execution phase. फिर administration of the procurements. उसके बाद closure में closing of the procurements. So the planning, the conducting, the administration, and then the closure of the procurements. वो उस pictorial view से अब हम इस stage में आ गए हैं to give you more of a tabular version of where each of these processes are falling. जैसे हमने बात की initiation phase में कई दफ़ा होता है कि customer require करता है कि particular service या particular procurement of goods under this project will be outsourced, or you would have to go to the subcontractors. So हो सकता है कि कुछ groundwork initiation phase में हो गया, मगर the planning, the work needed to start planning your procurement for a specific and tangible data, what needs to be met by my contractors, that kind of work starts happening in the planning phase of the project. Execution में हम solicitation शुरू कर देते हैं, award cycle आ जाता है. Controlling phase में we are managing and controlling the contractors. सारे जो हमने बातें की हैं कि किस माइलस्टोन पे किस तरह के क्वालिटी एश्योरेंस करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिव्यू या स्टेटस रिपोर्ट लेना है, ये सारा जो प्रोसेस है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल phase of the project, where you are actually making sure that the contractor is meeting or exceeding your desired needs. And last but not the least will be your within the closing phase, that will be procurement को हम close कैसे करते हैं. It's a legal binding document. You need to sign it off, attest it, have witnesses, close it out, send it out to respective, do handshakes, and keep the hard copy in a folder. Archive the soft copy in case 3 or 5 years later or longer you may be asked to produce that particular piece of documentation. So legal documents की जब भी हम बात करते हैं, you have to have a safety factor built in to make sure that that document is available and ready for use, for review whenever you are asked upon it. पहला जो phase है, that's planning of the procurement. The definition of the first process of this knowledge area. Procurement planning is the process of identifying which project needs can be best met by procuring products or services outside the project organization. Most of the time हमारी कोशिश ये होती है कि हम in-house development कर लें. अगर within the project organization we don't have the capacity or the intent from either services or goods perspective, then we need to go outside of our organization and have others do that work for us to meet the project's objectives and goals. Planning of procurement में जो हम assess कर रहे हैं, in again this ideal form of project organization में, वो हम ये कर रहे हैं कि हमको एक project बनाना है, हमको एक project मिला है with very specific goals and objectives. To meet those goals and objectives, उसमें जो requirements हैं और वो planning के बाद हमको पता चल रही हैं कि ये it's cheaper to go, cheaper or for any other reason, it's best to go out and have somebody else do this piece for us. जिस तरह से आजकल outsource किया जा रहा है बहुत ज़्यादा IT services को, या हो सकता है कि हमको कोई manufacturing कोई part चाहिए
instead of trying to get the dye, get it produced in house, हम मार्केट में जाके या तो इंपोर्ट करना चाहते हैं या उसको किसी और से कहते हैं कि ये हमको बना के ये पीस दे दो. Fair enough? Whatever the reason is, during the planning phase you found out that there is a need to go outside of my organization and procure those goods or services from other third party. पहली दफ़ा मैंने word use किया third party का. Contractors, subcontractors. Once we've identified it, हम conducting of the procurement में आ जाते हैं. इसमें 3 चीज़ें इस वक्त आइडेंटिफाई की गई हैं. अंडर conducting your procurement, there is solicitation planning, जिसको हमने IFB कहा, RFP कहा, PO कहा, purchase order कहा. No matter what term you use, obviously depending on the complexity and the money value of that project or the need for good or services. You do something where you actually write down what your needs are. Solicitation planning involves preparing the documents needed to support solicitation. ये सारे RFP, IFB, उसमें हम क्या कह रहे थे कि customer needs to be very specific and upfront about what is actually needed. That writing and documentation of the actual needs for my project organization is done under the title of solicitation planning. Then we open up the bid for solicitation. Solicitation involves obtaining responses, bids and proposals from prospective sellers on how the project needs can be met or exceeded. Focus on the word met. I have given very detailed steps of what is needed, and now I am advertising it, or in case of an RFQ, I am sending it out to a selected group of contractors or sellers for response back saying how will they meet my objectives, how will they meet my needs. Solicitation. फिर award word use किया गया पहले, और हम इसको अब use करें source selection का, where you actually award a particular contractor or a seller with a contract saying go ahead and start working on this particular piece. Source selection involves the receipt of bids or proposals and the application of the evaluation criteria to select a particular provider. Seller, provider, contractor, these are all terminologies used for person who's going to, or an organization that will provide and meet our needs, and our needs being the buyer's needs. We are the buyer in this situation. So under the conduct procurement, you are as a buyer, plan out your needs. You will advertise and open up your needs to several contractors or sellers to respond how they will meet your needs and how much will they charge you for meeting your needs. And once they have all responded, you will select only one, or depending on it, you will make your final selection. जब वो फाइनल सिलेक्शन हो गई तो अब हमको ये फाइनल सिलेक्शन और कॉन्ट्रैक्टर को भी मैनेज करना है. So the contract management process continues throughout, और बहुत एक लंबा प्रोसेस है.
हम उसको बताएंगे, गाइडलाइंस देंगे. We will expect weekly or bi-weekly report. We will provide quality assurance activities, and we will look up at that audit results to ensure that the contractor is continuing to meet our needs and expectations. बड़ा एक complex process है ये, जिसमें everybody should be involved, including the buyer and the seller. Seller should be open to new ideas. Seller should be open to changes. Seller should be open to criticism, but at the same time the buyers should be cooperative enough to ensure that the work continues and changes are implemented, reforms are made, but not at the cost of the contractor or the seller. That is why there was so much emphasis on what kind of contract is established, whether it's a FFP, firm fixed price, या cost reimbursement है, या time and material है, जो भी है, it has to be mutually beneficial. So under the administration of the procurement administration process continues with mutual cooperation of the buyer and the seller, or ultimately contract closeout. Contract closeout is within the closure phase of the project, जिसमें, because it's a legal binding document, the buyer and the seller get together, they ensure that all specific statements of the bid are met, they sign off on it. थोड़ा सा रिविजन के लिए अगर हम याद करें तो हमने एक वर्ड यूज किया था, वेवर. अगर buyer at this point in time signs off on the contract without paying the needed attention and making sure that all requirements are met, and once they've signed the document, they have actually waived their right to question the contractor later on, or to actually bring the contractor back to complete the work. So this whole signature process, the whole contract closeout, should also be defined, should be detailed enough to ensure that both parties are in agreement, and both parties again using the word mutually beneficial to the whole process. So a lot of words, lot of terminologies, solicitations, award, administration, management, basically different terminologies, I agree, are being used in the industry, but it is good to start keeping our ears open to new ideas, because जिस organization में आप जाइएगा, terminology हो सकता है उन्होंने अपने लिए modify की हुई हो, या the term means slightly different in this particular organization than what you may have been used to in some other field or industry. No matter what it is, the basic concepts stay the same. With this, I would like to close out the project procurement management knowledge area, and I look forward to the next knowledge area, which would be project risk management for all of those who are listening to me. I would try to dedicate the next 2 lectures for project risk management, and then spend the last 2 lectures on reviewing, giving you a very high level review of what we've talked about in this entire semester. With this, happy reading, please continue to do the work, because these are terminologies that if you don't review, you will tend to forget them. Allah Hafiz, good luck, and inshallah I will see you with the next lecture when on project risk management.